नील मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, एक बार कंफर्म कर देना। यस सर। हो चुका है ना? ओके सर, ठीक है चलिए। तो बेसिकली सर अगेन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इनकम टैक्स क्लास है ना सर? तो इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी चल रहा है। तो हाउस प्रॉपर्टी में अभी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे दिया, बस डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना सर? डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को हाउस प्रॉपर्टी का कंप्लीट प्रिपरेशन होता है। और भी काफी सारा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट छोटा है सर, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, पर इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस होता है, क्वेश्चन थोड़ा वेराइटीज थोड़ा ज्यादा है इसमें। बस वही वेराइटीज पे ही थोड़ा फोकस करूंगा। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ठीक है सर। तो स्क्रीन शेयर करते हैं। सर मुझे एक बार बताइएगा कि स्क्रीन शेयर है आप लोगों को? यस सर। तो सर जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि हम लोग हाउस प्रॉपर्टी यानी इनकम टैक्स का जो मेन चार हेड्स हैं, पांच हेड है सर, चार नहीं, पांच हेड में से जो अनदर इम्पॉर्टेंट हेड, सभी हेड इंपॉर्टेंट है, ये भी हेड अनइम्पॉर्टेंट नहीं है या लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा हेड इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हेड है दैट इज हाउस प्रॉपर्टी यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके अंदर हम लोग बातें कर रहे हैं। और कॉन्सेप्ट, प्रोविजंस, कैलकुलेशंस। तो ये हाउस प्रॉपर्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली जीएबी कैलकुलेशन है ना, जो हाउस प्रॉपर्टी का सबसे हॉट टॉपिक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना किसी भी प्रॉपर्टी का विद द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने अवेलेबल होता है उसको यूज करना है। लाइक अलग अलग वैल्यू दे देता है और फिर अल्टीमेटली आपको नेट इनकम कैलकुलेट करना होता है। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट दिन करवाया था। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को जीएबी कैलकुलेशंस का एक पूरा टेक्निक सिखा के रखा। सर आज क्या होगा सर, आज भी कुछ क्वेश्चंस होगा, उसके बाद मैं आप लोगों को ना ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, ठीक है, और उसको क्लास में डिस्कस भी करूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा समय बाकी है। जैसे एक होमवर्क था, मैं होमवर्क से ही ले लेता हूँ सर। मैंने लास्ट दिन आप लोगों को एक टॉपिक कवर किया था कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्ट इज लेट आउट, याद आ रहा है? हाँ सर, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? क्या इनकी ज्वाइन किया है? उनकी का तो डायरेक्ट ठीक है। नील, नील आवाज आ रहा है क्या? यस सर। ओके, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून शालिनी। शालिनी आवाज आ रहा है क्या? पता नहीं सर, ये कभी कभी किसी किसी से आवाज ही नहीं आ पाता है। ठीक है कोई बात नहीं, चलो कंप्लीट चलते हैं। अच्छा, मैं लास्ट दिन ये चीज कराया था सर आपको कि पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्ट इज लेट आउट, यानी एक प्रॉपर्टी है जिसका एक पार्ट खुद रहते हैं और दूसरे पार्ट में
लेट आउट करके रखते हैं। और इसको मैं पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दिया था आप लोगों को। देखो घर बना हुआ है ना, घर बना हुआ है। तो इस बना हुआ घर में एक पार्ट में आप खुद रहते हो, है ना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग यहाँ से क्लियर कट देख सकते हैं क्या हो गया। दिखाई दे रहा है नील? Yes, sir. ये देखिए, ये आपका घर था, है ना, ये आपका घर है जहाँ पर आप रहते हो। और ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को आप रेंट पे दे दिए, रेंटेड पार्ट। रेंटेड पार्ट को क्या कहते हैं? लेट आउट कहते हैं। और जहाँ खुद रहते हैं उसको क्या कहते हैं? सेल्फ ऑक्युपाइड कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो रेंटेड पार्ट है और सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट है, इसमें सेल्फ ऑक्युपाइड का सिर्फ एक ही बेनिफिट होता है सर। सेल्फ ऑक्युपाइड का सिर्फ एक ही बेनिफिट होता है, अगर आपने कोई लोन लिया है, अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसका बेनिफिट आप वहां से ले सकते हैं, है ना। सेल्फ ऑक्युपाइड का ही बेनिफिट है कि अगर लोन लिया तो लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और लेट आउट का क्या कॉन्सेप्ट है? लेट आउट में तो सारा चीज तो लेट आउट पे ही बना हुआ है। ये हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर तो लेट आउट के ऊपर ही है ना, कि आप रेंटेड इनकम करोगे तो गवर्नमेंट आपको कैसे टैक्स लेगा। अगर आप रेंटेड इनकम करते हो तो गवर्नमेंट आपसे किस तरह से टैक्स कलेक्ट करेगा, दैट इज द मेन पार्ट। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी अगर आप इंटरेस्ट वगैरह पे करते हो घर बनाने का, जो लोन आपने लिया उसका भी बेनिफिट आपको यहाँ पर भी मिलता है ना। तो इसी के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, नील ट्राई করেছিলি? No, sir. क्वेश्चन, पढ़ा नहीं। चलो मेरे साथ साथ कर ले नील। शालिनी को भी बोल रहा हूँ, बाकी सभी को बोल रहा हूँ जो क्लास ज्वाइन नहीं किया बट बाद में रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। ज्यादातर लोग तो रिकॉर्डिंग करेगा ऐसा ही दिख रहा है मुझे। अच्छा, तो एक सोन से रेसिडेंशियल हाउस, इट हैज टू इक्वल यूनिट्स, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। एक घर है जिसका दो यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक घर बना के दो यूनिट में बांट देंगे उसको बेसिकली। एक को हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेंगे और दूसरा पार्ट को लेट आउट मान लेंगे, और रेसिडेंशियल पर्पस तो क्या कहते हैं सर, सेल्फ ऑक्युपाइड बाई एक्स फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, यूनिट 2 इज लेट आउट। यूनिट 1 सेल्फ ऑक्युपाइड है, यूनिट 2 जो है वो लेट आउट। रेंट बीइंग 6000 पर मंथ, रेंट कितना है? 6000 टका पर मंथ है। रेंट ऑफ 2 मंथ कुड नॉट बी रिकवर्ड, 2 महीने का रेंट नहीं मिला। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जो म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,30,000। स्टैंडर्ड रेंट जो है वो 1,25,000 का है। फेयर रेंट जो है वो 1,40,000 का। म्यूनिसिपल टैक्स इम्पोज्ड एट द 12% बोला है। म्यूनिसिपल टैक्स कितना इम्पोज किया जा रहा है सर? 12%। जो कौन पे कर रहा है? एक्स पे कर रहा है, मैंने जो ओनर है वही पे कर रहा है। कुछ अदर एक्सपेंसेस भी दिया है, जैसे प्रीवियस ईयर 22-23 में, प्रीवियस ईयर 22-23 में कुछ और भी खर्चा हुआ है सर। जैसे मानो रिपेयर के लिए 250 का खर्चा हुआ है, इंश्योरेंस के पीछे 600 का खर्चा हुआ है ना, इंश्योरेंस के पीछे 600 का खर्चा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंटरेस्ट पे किया गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द प्रॉपर्टी 63,000 का, ठीक है, 63,000 का इधर खर्चा हुआ है। दे आस्क यू फाइंड द इनकम, क्या पूछा है? फाइंड द इनकम ऑफ एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 on the assumption that, on the assumption that income of X from other source is 1,80,000। ठीक है, नील रबट हो जाएगा। लो क्वेश्चन समझ में आया रे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इस पे थोड़ा फोकस चलो, मेरे साथ साथ चलो। और ये सिस्टम मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया था कि जब भी आपको ऐसा आइडेंटिकल यूनिट्स वगैरह दिखे, एक ही प्रॉपर्टी है जिसका दो हिस्सा है, तो मैं इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताता हूँ। तो सोल्यूशन करने से पहले ना
एक काम करो, फॉर दी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं यहाँ पर एक घर बना लेता हूँ, ठीक है? आप भी बना लो सर। ये आपका क्या है बन रहा है सर? घर बन रहा है। घर बना, घर का ना दो हिस्सों में घर को तोड़ दो, इस घर को दो हिस्सों में तोड़ दो सर। ठीक है सर, ये जो अपर पार्ट है आप इसको यूनिट 1 मान लो। क्या बोला था क्वेश्चन में? क्वेश्चन कुछ कहा था सर, क्वेश्चन हमें क्या कहा था, कहाँ चला गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोला था? यूनिट 1 इज यूनिट 2 लेट आउट है और यूनिट 1 सेल्फ ऑक्युपाइड है। दिस इज द एरिया, बोला था ना? यूनिट 1 इज सेल्फ ऑक्युपाइड एंड यूनिट 2 इज लेट आउट, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि यूनिट 1 सेल्फ ऑक्युपाइड है और यूनिट 2 लेट आउट है। अब आपको क्या करना है सर? बहुत सिंपल सा काम करना है। ये जो प्रॉपर्टी आप ड्रॉ किए इसको सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो अपर पार्ट को, लोअर पार्ट को लेट आउट मान लो। तो इन कॉन्सेप्ट इज यूनिट 1 जो है वो अपर पार्ट है, यूनिट 2 जो है वो लोअर पार्ट है। ठीक है, फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग हम लोग एक सिंपल सा कर लिए। सर इस प्रॉपर्टी का कुछ इंफॉर्मेशन आपको जो गिवन है उसमें से आप कुछ हिसाब बना लो। सर घर का एनुअल रेंट कितना है? नील, खाली नहीं बोलो सर, घर का एनुअल रेंट कितना है? नील बोलते पर भी बोलो रे, एनुअल रेंट कत হবে? भाड़ा कितना है ये पहले देखना पड़ेगा। घर का भाड़ा कितना है? हाँ सर, घर का भाड़ा कितना है? कहाँ बोला है सर क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन फॉलो फॉलो करोगे प्रॉपरली, भाड़ा भी दिख जाएगा। लुक एट सर, दिस इज द एरिया 6000 पर मंथ है ना, रेंट बीइंग 6000 पर मंथ, रेंट ऑफ 2 month could not be recovered, rent being 6000 per month and rent of 2 month could not be recovered, माने अनरियलाइज्ड। जो रिकवर नहीं होता उसको क्या कहते हैं? उसको अनरियलाइज्ड कहते हैं, है ना सर? जो रिकवर नहीं होता उसको अनरियलाइज्ड कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एनुअल रेंट 6000 तक अगर मंथली रेंट है तो एनुअल रेंट कितना हो जाएगा? 6000 इंटू 12, तो कितना होगा सर? 70। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा सबको। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा सर। अनरियलाइज रेंट कितना होगा सर? सर 2 महीने का रेंट बाकी है, तो अनरियलाइज अगर 2 month का है और एक एक मंथ का भाड़ा अगर 6000 करके है तो आपका कितना अनरियलाइज हो जाएगा? और अनरियलाइज को हम लोग माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? बिकॉज वो हमें मिलता नहीं है ना? और हमें पता है सर स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कैलकुलेट करना है। तो व्हाट आपको करना क्या है सर, व्हाट यू नीड टू डू? तो 6000 करके 12 महीने का 72,000 का एनुअल रेंट हो गया और अनरियलाइज 2 महीने का है तो 6000 करके 2 महीने का कितना हो गया? 12,000। तो 72,000 से 12,000 को माइनस कर दिया, तो 72,000 से 12,000 को माइनस कर दिया तो आपका एक्चुअल रेंट कितना होगा? 72 माइनस 12,000 एक्चुअल कितना हो जाएगा? 60,000, है ना? एक्चुअल रेंट हो जाएगा 60,000। यू भी अंडरस्टैंड? कोई डाउट हो तो पूछिए। सर ये हो गया एक्चुअल रेंट का कॉन्सेप्ट, लेकिन कहानी में अभी काफी सारा खेल बाकी है। सर अभी फिर से मैं क्वेश्चन में जाऊंगा। सर क्वेश्चन के अंदर आप देखो कि आपको म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है 1,30,000 का, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 1,25,000 का, फेयर रेंट दिया है 1,40,000 का और म्यूनिसिपल टैक्स बोला है 12%। नाउ व्हाट यू नीड टू डू सर? करना क्या है सर? सर ये पूरा प्रॉपर्टी का है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है ये पूरा प्रॉपर्टी का है, लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो पूरा प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है वो यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
बिकॉज यूनिट 1 सेल्फ ऑक्युपाइड है और यूनिट 2 लेट आउट है। तो जो कंप्लीट वैल्यूएशन दिया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दो हिस्सों में। जैसे म्यूनिसिपल वैल्यू 1,30,000 का है, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो। स्टैंडर्ड फेयर रेंट जो है ये 1,40,000 का है, इसे भी डिवाइडेड बाई 2 कर दो। एज वेल एज स्टैंडर्ड रेंट जो है ये 1,25,000 का है, इसे भी डिवाइडेड बाई 2 कर दो। क्या सर बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नील नीले आवाज पाচ্ছি ना, नील शालिनी। तो म्यूनिसिपल समझ में आ रहा है ना? सबको डिवाइडेड बाई 2 कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और आप लोगों को पता है कि सेल्फ ऑक्युपाइड का कैलकुलेशन एंड लेट आउट का कैलकुलेशन अलग होता है ना? तो अगर आप अलग अलग कर दोगे तो एमबी, एफआर, एसआर और फिर आता है सर म्यूनिसिपल टैक्स, इसका भी वैल्यूएशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? म्यूनिसिपल टैक्स का वैल्यूएशन किस पे डिपेंड करेगा? म्यूनिसिपल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और क्वेश्चंस में म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है? म्यूनिसिपल टैक्स है 12%। किस पे लगाओगे? म्यूनिसिपल। 1,30,000 का 12% हो जाएगा सर। 1,30,000 का 12%, उसको डिवाइडेड बाई। सो एज पर द क्वेश्चन तो बहुत सिंपल से काम करेंगे सर। 1,30,000 का जो हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू है प्रॉपर्टी का, इसका 12% करो सर। इसका 12% करने से हो जाएगा 15,600। 1,30,000 का 12% होता है 15,600। और इस 15,600 को डिवाइडेड बाई 2 कर, माने ये म्यूनिसिपल टैक्स का जो वैल्यूएशन है ये लेट आउट का अलग निकल गया जो एक्चुअल में आपको जरूरत है, और सेल्फ ऑक्युपाइड का अलग से निकल गया जो क्वेश्चंस में जरूरत नहीं है, बट फिर भी डिवाइड बाई 2 करना जरूरी था। एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है सेक्शन 24 ए आर बी है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शंस का कॉन्सेप्ट एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24 बी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो इंटरेस्ट कितना भरा है इस प्रॉपर्टी के लिए? आप कितना इंटरेस्ट भर रहे हो? ये देखो यहाँ पर दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द प्रॉपर्टी 63,000। सर ये सब इंफॉर्मेशन ना, रिपेयर, इंश्योरेंस, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये सब कोई काम का नहीं है। ये अभी नहीं होगा, बाद में मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगा कि रेंटेड के साथ और मतलब कॉम्पोजिट रेंट का एक कॉन्सेप्ट आएगा, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि बाकी इंफॉर्मेशन रहने से क्या करना पड़ता है। पर नॉर्मली ये सब चीजें आपको कुछ नहीं करना है। तो 63,000 जो है सर, इसको डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, 63,000 डिवाइडेड बाई, तो 63 को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा सर? 31,500 है ना? सब निकल गए सर, सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल लें। इसका डिवाइडेड बाई 2 करके हो जाएगा 65,000, इसका हो जाएगा 70,000, इसका हो जाएगा 62,500। ठीक है? और म्यूनिसिपल टैक्स का 15,600 बाई 2 करके 7,800। ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ। और एक इधर हम लोगों ने एक्चुअल रेंट भी कैलकुलेट करके पहले से ही रख लिया। अब क्या करना है सर? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब क्या करना है? अब बहुत सिंपल सा काम सर, हर काम आप सिंपल सिंपल बताते हो सर, क्या करें? जो सिंपल है उसको सिंपल ही ना बताएंगे। अब आपका दो प्रॉपर्टी है, एक लेट आउट यूनिट, मैंने प्रॉपर्टी एक ही है, उसको दो हिस्सों में बांट दिए। जिसमें आप रहते हो उसका हिसाब अलग, जिसमें जिसको आप लेट आउट करते हो उसका हिसाब अलग। और आपको क्या फॉलो करना है? स्टेप फॉलो करना है। यू नीड टू फॉलो दी स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड यू विल फाइंड दी जी। चलो एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लो, एक लेट आउट का कॉलम बना लो, और एक सेल्फ ऑक्युपाइड का कॉलम बना लो। सबसे पहले आप स्टेप 1 कैलकुलेट करके बताओ, आपका स्टेप 1 क्या बनेगा? कैसे कैलकुलेट करोगे स्टेप 1 का? कौन बोलेगा? नील, ट्राई कर भी। हाउ टू कैलकुलेट स्टेप 1? सर एमबी और एफआर में कंपेयर करना है, ये सब पहले भी हो चुका है, बार बार बोला, बहुत बार बोला। प्रीवियस लेक्चर सुनोगे तो भी बार बार बोला इसको।
MBFR टेक द हायर, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में जो ज्यादा है उसको लो, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। तो 65-70,000 में कौन बड़ा? 70 बड़ा। 70 और 62-500 में कौन छोटा? 62-500 छोटा। तो स्टेप वन क्या होगा? स्टेप वन क्या होगा? 62-500। सर लेट आउट प्रॉपर्टी का स्टेप वन आएगा, लेकिन लेकिन किंतु परंतु बंधु, सेल्फ ऑक्युपाइड का कोई वैल्यूएशन होता है क्या? सेल्फ ऑक्युपाइड का कोई स्टेप होता है क्या? सर नहीं होता है। इसका जीएबी भी नील होता है, बिकॉज इसका कोई अर्निंग नहीं है। लेकिन हाँ, सिर्फ एक बेनिफिट आपका टैक्स को बचत करता है, अगर लोन है तो उसका इंटरेस्ट। तो सेल्फ ऑक्युपाइड नील हो जाएगा। सामने आ जाएगा स्टेप टू। अब ये देखना है सर कि स्टेप टू आएगा कि नहीं आएगा। बहुत बार सिखाया सर कि अगर एक्चुअल रेंट जो कि हमारे यहाँ पर 60,000 आ रहा है, बिकॉज आपका एनुअल तो 72,000 हो रहा है, बिकॉज 6,000 करके भाड़ा 12 महीने का। लेकिन अगर आपका अनरियलाइज्ड है, मैंने आपको अभी भी रेंट मतलब आपके हाथ में नहीं आया, वैकेंसी नहीं सर, वैकेंसी माने तो घर खाली, घर को भाड़ा नहीं मिला। अनरियलाइज्ड माने जो भाड़ा तो मिलना था बट अभी तक मिला नहीं। तो इस पर्टिकुलर ईयर में आपको 12,000 अभी तक नहीं मिला, तो आपको एक्चुअली कितना मिला? 60,000 मिला। तो अगर आपका एक्चुअल रेंट स्टेप वन से बड़ा है, इफ योर एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन दी स्टेप वन, ठीक है, अगर AR, ठीक है, ग्रेटर देन स्टेप वन, देन स्टेप टू कम इनटू द पिक्चर। बट सर हमारे यहाँ पर क्या हुआ है? क्या आपका एक्चुअल रेंट स्टेप वन से बड़ा है? नील बोल, 60,000 बड़ा कि 62,500 बड़ा? सर ऑब्वियसली स्टेप वन बड़ा है। इसका मतलब एक्चुअल रेंट बड़ा नहीं है। एक्चुअल रेंट इज नॉट ग्रेटर देन स्टेप वन। तो स्टेप टू आएगा? स्टेप टू नहीं आएगा। अगर एक्चुअल रेंट बड़ा होता, अगर एक्चुअल रेंट बड़ा होता तो स्टेप वन आता। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, ये सब पहले के क्लास में, मतलब इससे पहले मैं 2-3 क्लास करवाया ना हाउस प्रॉपर्टी में, उसमें बार बार सिखाया गया है सर, इसमें बार बार सिखाया गया। सो स्टेप वन 62,500, स्टेप टू नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि क्योंकि स्टेप वन इसलिए नॉट एप्लीकेबल होगा बिकॉज आपका एक्चुअल रेंट स्टेप वन से कम है। सिंपल बात। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन कि सर स्टेप थ्री होगा क्या? तो स्टेप थ्री आने के लिए तो वैकेंसी होना जरूरी है, बट इस क्वेश्चन में तो वैकेंसी है नहीं। वैकेंसी के कारण अगर एक्चुअल रेंट कम होता है स्टेप वन से, तो हमें देखना पड़ता है कि क्या स्टेप थ्री आएगा। बट सर यहाँ पर क्वेश्चन में वैकेंसी गिवन नहीं है, सो आपको स्टेप थ्री कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं है। तो सर जीएबी क्या होगा? जो लेटेस्ट वैल्यू आता है उसी को जीएबी कहते हैं। तो 62,500 इज द जीएबी। सेल्फ ऑक्युपाइड का सारा वैल्यू नील हो जाएगा। जीएबी से आपको म्यूनिसिपल टैक्स पे करना है, जो कि ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो लेट आउट के लिए 7,800 का। सेल्फ ऑक्युपाइड का ये भी नील होता है सर, भले ही आप देते होंगे बट यहाँ पर कैलकुलेशन में नहीं आता है। जीएबी से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करके जो मिलता है उसे कहते हैं एनएवी। क्या कहते हैं सर? नेट एनुअल वैल्यू। इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 54,700। चेक करके देख लो सर, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, माइनस प्लस थोड़ा चेक कर लेना। एनएवी से माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन। एनएवी से माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और स्टैंडर्ड डिडक्शन का वैल्यू कितना है सर? 30%। तो 54,700 पे 30% लगाना है सर। अगर आप लगाओगे तो 16,410 आएगा। करके देख लो एक बार, प्लस माइनस इंटू डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई, ये सब देख लो। 54,700 इंटू 30%, 16,410, 16,410। ठीक है।
तो ये सब एनएवी भी इसका भी नील है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी नील होगा, लेकिन खेल थोड़ा सा बदलेगा यहाँ से, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन माने बोरोड कैपिटल। आपने लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लिया ना सर, आपने लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लिया है उस वैल्यू को आप माइनस कर सकते, उस वैल्यू को आप माइनस कर सकते। अब क्वेश्चन में थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपने कितना लोन लिया था। सर इंटरेस्ट तो दिखाई दे रहा है सर कि 31 मतलब 63,000 टोटल, जिसको लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इस क्वेश्चन में क्या ये बोला है कि आपने लोन कब लिया है, मैंने 1/4, आप लोगों को पता है सर लोन लेने का एक डेट का कॉन्सेप्ट है कि आपको मैक्सिमम क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको क्या मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका लोन का वैल्यू कब का है। ठीक है, कि आपका लोन का वैल्यू कब का है। अगर लोन आपने 1499 के पहले का लोन है आपका, इफ द लोन इज बिफोर 1499 देन आपको सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में मैक्सिमम 30,000 का बेनिफिट मिलता है। बट अगर लोन लेट आउट के लिए है तो जितना इंटरेस्ट भरोगे पूरा का पूरा बेनिफिट लेके जाओ साल भर में। तो उसी कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपने कितना इंटरेस्ट भरा, 31,500 है ना, जो मैंने यहाँ से आपको दिखाया, ये देखो टोटल 63 था, डिवाइड बाई कर दिए, दोनों हिस्सों में बांट गए, तो 31,500 आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, लेट आउट का पूरा आ जाएगा। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉपर्टी लोन आपने 1499 के बाद ली या 1499 के पहले का। तो सर क्वेश्चन में इस तरह का कुछ बोला नहीं है कि लोन 1499 के पहले का है कि 1499 के बाद का है, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर दिया नहीं, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ क्वेश्चन वी कैन एज्यूम। तो अगर एजम्पशंस लगाते हैं, एज्यूम जो भी करेंगे उसके हिसाब से आंसर होगा। बिकॉज अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड में बात कर रहे हो, अगर लोन 1499 के टाइम का है ना, तो आपको मैक्सिमम 30,000 का बेनिफिट मिलेगा। और अगर ये मैंने 1499 बिफोर का है तो आपको 30,000 का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आप ये लोन 1499 के बाद का है तो आपको मैक्सिमम 2 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। तो 2 लाख तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन जितना आप पे कर रहे हो 31,500, ये पूरा बेनिफिट आप यहाँ डिडक्ट कर सकते। तो मैं क्या एज्यूम करूँ सर, मैं ये एजम्पशन लगा रहा हूँ कि लोन जो है वो बिफोर 1499 का है। ठीक है, जस्ट मैं दूसरे क्वेश्चन पे और कुछ एजम्पशन लगा दूंगा। फिलहाल फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस या फिर क्वेश्चन सॉल्यूशंस पर्पस आप जो भी करोगे एजम्पशंस बता देना कि एज्यूम इज लोन इज बिफोर 1999, तो आपको मैक्सिमम 30,000 का बेनिफिट मिलेगा, भले ही आप पेमेंट 31,500 का करें। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम, ये चीज में बहुत डिटेल्स में प्रीवियस दो लेक्चर्स अगर सुनोगे ना कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में काफी चर्चा रहा, तो मैक्सिमम 30,000 का आपको बेनिफिट मिल सकता है। बस काम खत्म। ये 24 सबसेक्शन ए के तहत हुआ है और ये 24 सबसेक्शन बी के तहत हुआ। तो 24 सबसेक्शन ए एज वेल एज 24 सबसेक्शन, मैंने आपको दोनों चीज पहले भी बताया, काफी डिटेल्स में बातचीत हुआ है सर, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली बताया गया है। बस मैं उसका एप्लीकेशन तभी दिखा क्वेश्चन पे। अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस करके देख लो कि क्या वैल्यूएशन आता है। अगर आप ये एनएवी से माइनस करो ये दोनों अमाउंट को, तो आप देखना कि आपको 6790 का अमाउंट आएगा। ये 6790 आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। दिस इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन सर सेल्फ ऑक्युपाइड का जो 30,000 है ना, ये तो आपका इनकम नहीं है, ये तो आपका खर्चा है। बिकॉज आप तो इंटरेस्ट पे करोगे ना, लोन लिया है तो पे करना है इंटरेस्ट, तो ये तो आपका खर्चा है। तो ये आपका बेनिफिट दे देगा ये इंटरेस्ट का, 6790 लेट आउट से कमा रहे हो पर सेल्फ ऑक्युपाइड के कारण 30,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों को ऐड कर दो, 6790 के साथ अगर 30,000 नेगेटिव को ऐड करोगे
तो आपका वैल्यू आ जाएगा 23,210 नेगेटिव। माने बेसिकली आप इनकम जो किए हो ना सर, वो एक्चुअली इनकम नहीं है, वो लॉस है। ये बेसिकली लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, 23,210 का लॉस है। सर कैसे लॉस हुआ? बिकॉज 30,000 का सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में आपका 30,000 का इंटरेस्ट है। लेट आउट में आपने भले ही इनकम किया था, बट वो इनकम के साथ सेल्फ ऑक्युपाइड का जो इंटरेस्ट खर्चा है वो एडजस्ट होके आपका 23,210 का लॉस बता रहा है, नेगेटिव इनकम बता रहा है। कोई डाउट हो तो पूछिए सर। एनी क्वेश्चन सर? हेलो नील, शालिनी, आप लोग कनेक्टेड हो? आवाज नहीं आ रहा है। अगर कनेक्टेड हो, आवाज आ रहा है तो पूछो सर, कोई डाउट है क्या? यस सर बोलो। किसी कारण से आवाज नहीं पहुंच रहा है मेरे पास, ठीक है। अगर कुछ होगा तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हाँ ना बोल सकते हो। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था वो कवर हो गया। बस इस क्वेश्चन में और भी कुछ पॉइंट था। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था इसमें और भी कुछ पॉइंट था। जैसे कि आपको यहाँ पूछा था कि फाइंड द इनकम ऑफ एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 ऑन द assumption दैट इनकम फ्रॉम एक्स फ्रॉम अदर सोर्स इज 1,80,000। तो मिस्टर एक्स जो है इसका अदर सोर्स से 1,80,000 का 1,80,000 का इनकम अदर सोर्स से है। तो अगर अदर सोर्स इनकम 1,80,000 का है तो इनका टोटल इनकम क्या होगा? बस इतना सा पूछा है। तो क्या करना है सर? बहुत सिंपल सा काम है। नेट इनकम प्रीवियस ईयर 22-23 फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एज यू ऑलरेडी नो, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 23,210, okay, 23,210, and income under the head other source 1,80,000, 1,80,000. So if this is the scenario, तो 1,80,000 अदर सोर्स इनकम करो। सर यहाँ पर अदर सोर्स कैलकुलेशन नहीं पूछा था, जस्ट क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। सो दैट यू कैन कैलकुलेट द टोटल इनकम और आपका जो हाउस प्रॉपर्टी लॉस है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो 1,56,000, 1,56,790 आपका इनकम हो जाएगा। तो बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी लॉस के कारण आपको इनकम ज्यादा नहीं सर, आपका इनकम कम हो गया। तो ऑब्वियस बात है टैक्स कम देना पड़ेगा। ऐसे सर 1,80,000 में भी टैक्स आज के रेट में है नहीं, और 2,50,000 कम से कम आपको खर्च इनकम होना चाहिए, उसके ऊपर बेसिक लिमिट क्रॉस करेगा तभी टैक्स होगा। जिन लोगों का बेसिक सब इनकम टैक्स नहीं हुआ है, सभी का हो चुका होगा। अगर बाई चांस किसी का कुछ बाकी रह गया हो तो प्लीज मेरे से बेसिक सब इनकम टैक्स कलेक्ट करें, लिंक सारा का सारा, और एक बार कर डालें, बेसिक सब इनकम टैक्स कर डालें। सर इसको थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन कर देता हूँ। डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं 80C से 80U का, इसका अलग से एक चैप्टर होता है पूरा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जैसे LIC प्रीमियम, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। 80C से 80U डिडक्शन सेक्शन, अगर कुछ होता तो वो नील, यहाँ पर नील इसलिए है बिकॉज कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन। तो आपका नेट इनकम क्या बन जाएगा सर? 1,56,790। सर ये क्वेश्चन जो था मेनली हाउस प्रॉपर्टी बेस्ड था, बट साथ में थोड़ा सा आपको कंप्लीटनेस भी चखाया। चखाया बेसिकली कुछ नहीं किया, चखाया मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि ऐसा भी हो सकता है। हो जाएगा अच्छे सबको, सबको समझ में आया? हेलो, तेरे नील नीले आवाज पाची ना, एकदम आवाज पाची नील शालिनी, कनेक्टेड हो सब कोई? यही कनेक्शन, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ सर, ठीक है, कुछ नेटवर्क इश्यूज हो सकता है, मैं आगे बढ़ता हूँ।
ठीक है सर। सर और एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन ही करना है सर सारा दिन बस। काम क्या है सर, पढ़ते रहो, है ना। सारा दिन काम कुछ है ही नहीं, बस पढ़ते रहो। बहुत सारी चीजें बाकी है सर अभी भी, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट, को ओन्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, डीम्ड ओनरशिप, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी भी बाकी हैं। ये जैसे मैं अभी जो ये पॉइंट कर रहा था, if a portion of the property is let out and portion is self occupied, then income will be computed separately for let out and self occupied, जो हम लोगों ने अभी अभी कवर अप किया है ना, जो अभी अभी हम लोगों ने कवर अप। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चंस मैं अभी दिखाऊंगा और साथ में आप मेरे साथ साथ करो, ठीक है, अनदर क्वेश्चंस। तो जस्ट प्रैक्टिस चल रहा है, जस्ट अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। नेक्स्ट और भी डिस्कशंस होगा सैटरडे वाले क्लास में। जरा क्वेश्चन लिखो तो सर। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में एक कॉन्सेप्ट है जो मैं एक्चुअली अभी बताने जा रहा हूँ। इस सेक्शंस के बारे में आपको अगर कुछ आइडिया दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा। सेक्शन 23 का ही एरिया कवर करूंगा। 23 सबसेक्शन 1 एंड 23 24A। 24A भी तो आप लोगों को पता है, 24A भी पता है, 24B भी पता है। मैं थोड़ा सा 23 के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहा था। एक सेकंड। जिसका क्वेश्चन दिया है बट इसका सेक्शन को यहाँ पर मेंशन नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को सेक्शन मेंशन कर देता हूँ। और इस मुद्दे पे हाँ मिला है सर ये 23 सबसेक्शन 2, इसमें यही एक्चुअली बोल रहा था। ये 23 सबसेक्शन 2 में क्या होता है बेसिकली, मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी किसी ने, ध्यान से सुनना सर, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी ने साल भर में कुछ दिनों के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड किया और कुछ दिनों के लिए लेट आउट कर दिया, कुछ दिनों के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड किया और कुछ दिनों के लिए लेट आउट कर दिया, तो इन दैट केस, इन दैट केस इस सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है, समझ रहे हो सर। ठीक है, मैंने आप साल भर प्रॉपर्टी जो है आपका, पहले मानो आपका प्रॉपर्टी है, जैसे बोला ना, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो अगर पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड है एंड पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, इस तरह का क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, वही चीज मैं अभी आपको समझाऊंगा। बाकी देखो सब, बाकी सभी स्टेप्स वगैरह सब सेम है, ठीक है। स्टेप 1 कैलकुलेशन, स्टेप 2 कैलकुलेशन, ठीक है। इसका ऑल्टरनेट व्यू भी हो सकता है, बट मेनली इसका जो एरिया है कि कितना दिन आप आपको मतलब ऑक्यूपाई करके रखते हो, ठीक है। कितना दिन आपका ये ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई होता है, मतलब कितना दिन आपके पास घर है, ठीक है। कितना दिन आपके पास घर है जो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में रखा है, और कितना दिन आप घर को रेंट पे देते हो, ठीक है। इसका सेग्रीगेशन करना है और देखना ये पड़ेगा कि सर अगर मतलब अगर मैक्सिमम टाइम आपका लेट आउट है तो उसको डीम लेट आउट मान लिया जाए, ठीक है। अगर मैक्सिमम टाइम लेट आउट है तो उसको मैक्सिमम लेट आउट ही मान लिया जाए, ठीक है। चलो मैं इस चीज को आपको बताता हूँ, क्वेश्चन करके ही बताता हूँ। ऐसे तो समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टैक्स,
बट अगर आपको रूल्स के साथ समझा जाए तो आपको क्लियर मिलेगा। तो मैं एग्जाम्पल एक लिखा था, कॉन्सेप्ट क्या है, हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर and laid out of other part of the year. Basically, this is the area. So normally क्या होता है सर, in this case benefit of section 23 subsection 2 clause A applicable, ठीक है, section 23 subsection 2 clause A applicable है, ठीक है। benefit of section 23 subsection 2 clause A is not available, अब लिखो इसको, is not available and its annual value shall be computed as if the property laid out throughout the year। मैंने नॉर्मल जो बेनिफिट है, ऐसा कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट ऐसा दिखा जाएगा जैसे प्रॉपर्टी पूरा साल भर लेट आउट करके रखना है। और इसमें और एक चीज है, द पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन, मैंने ऑक्यूपेशन मैंने कितना दिन तक आप घर को अपने ऑक्यूपाई में रखते हो, द पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ओन रेसिडेंस shall be irrelevant, shall be irrelevant, ठीक है, ये रेलिवेंट ही नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन करा के आपको इस बात को समझाता हूँ। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। अब मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू से समझाता हूँ, तो मेरे साथ साथ प्लीज क्वेश्चन को ट्रैक डाउन करना। मिस्टर एक्स owns प्रॉपर्टी एट दिल्ली, ठीक है, कहाँ प्रॉपर्टी है, दिल्ली में, फर्क नहीं पड़ता प्रॉपर्टी कहीं पर भी है, क्योंकि सैलरी में कॉन्सेप्ट था, कोलकाता मुंबई दिल्ली चेन्नई में अगर किसी को रेंट मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, तो उस पर थोड़ा जरूरत पड़ता है, बट नॉर्मली इस केस में ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं है। तो मिस्टर एक्स ओन्स प्रॉपर्टी एट दिल्ली, इसका म्यूनिसिपल वैल्यू 1,64,000 बोला है, इसका फेयर रेंट 2,16,000 बोला है, और जिसका स्टैंडर्ड रेंट 1,80,000 बोला है, ठीक है सर। These are the important informations for the GAB calculations you all use। साथ में ये कहते हैं सर, फ्रॉम February 1, 2022 काम करते हैं, February 1, 2023, from February 1, 2023 the property is self-occupied for own residential purpose, ठीक है, for own residential
February 1 2023 से द प्रॉपर्टी जो है ये सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया, मैंने खुद रहना चालू कर दिया। उससे पहले भाड़े पे था, उससे पहले प्रॉपर्टी लेट आउट किया हुआ था, और 2023 के फरवरी के बाद ये सेल्फ ऑक्युपाइड हो गई, उससे पहले लेट आउट। और इसमें कुछ एक्सपेंस भी इंकर्ड किया गया है। एक्सपेंस incurred by X are municipal value, sorry, municipal tax. Municipal tax दिया 6,000 था, एक्चुअली पेड, मैंने पे किया है इसको। रिपेयर में खर्चा किया 2,100 का, इंश्योरेंस में खर्चा किया 1,100 का, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल borrowed for acquiring the प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए कुछ लोन लिया है, उसके लिए इंटरेस्ट भर रहा है सर 1,23,000। कितना? 1,23,000। एज्यूमिंग, आपको एज्यूम करने बोल रहे हैं दैट इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम अदर सोर्स इज 1,86,000। ये जस्ट एक क्वेश्चन में गिवन है, इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, नेट इनकम कैलकुलेशन में काम आएगा। फाइंड आउट इनकम ऑफ एक्स फॉर द assessment year 23-24, relevant previous year 22-23। ठीक है, इसके साथ एक और भी बात जुड़ा है क्वेश्चन में। डज इट मेक, अच्छा मैं इससे पहले का मंथली रेंट बता दिया था। February 1 स्टैंडर्ड रेंट, एक सेकेंड। द हाउस इज लेट आउट अप टू January 31, 2030। अच्छा ये बात मैंने बोला ही नहीं, एक चीज मैंने यहाँ पर बोला ही नहीं सर। क्या नहीं बोला, बोला तो सेल्फ ऑक्युपाइड कब से हुआ है वो मैंने बोला है, बट कब तक रेंट रहा है वो नहीं बोला। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, फ्रॉम February 1 2023 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड, इससे पहले ना आपको एक चीज जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना है बोलो तो? आपको लिखना है दी हाउस इज लेट आउट, ध्यान से सुनना सर बात को, लिख भी लेना। द हाउस इज लेट आउट अप टू January 2020, ठीक है, 31 जनवरी 2023 रेंट है, मैंने रेंट चल रहा था 14,000 पर मंथ। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन था। इसके साथ एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको ऐड ऑन करना है, नीचे लिखना ही है सर, डज इट मेक एनी डिफरेंस, डज इट मेक एनी डिफरेंस, क्या कोई डिफरेंस होगा अगर if the property
is laid out up to January 31st, 2023 at the rate 19,000 per month. क्या कोई डिफरेंस हो? क्वेश्चन में ये भी बोला है देयर इज नो अनरियलाइज्ड रेंट. कुछ भी अनरियलाइज नहीं है. ये है क्वेश्चन. क्या आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा? अरे नील, शालिनी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया. सर आवाज नहीं आ रहा है बट कनेक्टेड अगर हो तो मैं आशा करूंगा कि आप लोगों ने लिखा है प्रॉपर्ली. तो बेसिकली अब इसको सॉल्व भी करना है, सिर्फ क्वेश्चन लिखने से तो नहीं होगा. अब इसका सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देना है सर कि ऐसे प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे करें. बेसिकली ये सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी था, पहले लेट आउट था, बाद में आपने उसको खुद का रहने के लिए ले लिया. और जो आपका टेनेंट था अब उनको बोला कि भाई अब मुझे और भाड़ा नहीं देना है, अब मैं इधर खुद ही रहूंगा. ऐसा तो हो ही सकता है सर, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है ना. ऐसा तो जिंदगी में होता ही है कि मेरा घर है, इतना दिन रेंटेड था, अब मैं अपने पर्पस में यूज करूँ. तो वो सिचुएशंस है. तो बेसिकली इसमें 23 सबसेक्शन 2 का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है और इसको पूरा का पूरा लेट आउट ही माना जाएगा. ठीक है. अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके आपको बहुत सिंपली इसको सॉल्व करना. तो सबसे पहले ना आपको ये चीज देखना है कि आपका लेट आउट कब तक है. लेट आउट है सर 31 जनवरी 2023 तक, है ना. अप टू आपका कैलकुलेशन ईयर है 22-23, याद रखना सर. क्वेश्चन ने आपको ये सोल्यूशन कर रहा हूं मैं. क्वेश्चन ने आपको म्यूनिसिपल वैल्यू देके रखा है 1,64,000 का. क्वेश्चन ने आपको फेयर रेंट भी देके रखा है 2,16,000 का. क्वेश्चन ने आपको स्टैंडर्ड रेंट भी देके रखा है 1,80,000 का. क्वेश्चन ने आपको म्यूनिसिपल टैक्स भी देके रखा है. म्यूनिसिपल टैक्स कितना था? एक मिनट में देख लेता हूँ. हाँ बोलो. 6,000. 6,000 था. 6,000 पर मंथ. म्यूनिसिपल टैक्स 6,000 पर मंथ. म्यूनिसिपल टैक्स 6,000 एक्चुअली पेड. तो अगर म्यूनिसिपल टैक्स 6,000, हाँ सर 6,000 पे किया है म्यूनिसिपल. ठीक है. तो म्यूनिसिपल टैक्स ले लेंगे. अभी आया नील का आवाज इतना देर बाद. नेटवर्क इशू আছে নাকি নীল? तो 1,64,000, 2,16,000, 1,80,000 और म्यूनिसिपल टैक्स है 6,000. इंटरेस्ट का भी डेटा गिवन है क्या? কত इंटरेस्ट দিচ্ছি রে? 1,23,000. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लिख लिया आपने, बहुत बढ़िया सर. आगे का काम तो और आसान हो जाएगा सर. अब एनुअल रेंट क्या होगा प्लीज टेल मी. सर करेंटली हमारा रेंट कितना है? 14,000 पर मंथ. ये 19 को बाद में यूज करना है. ये तो दूसरे सिनारियो है, दूसरा सिनारियो है. बट फर्स्ट सिनारियो क्या कहता है? भाई अगर मेरा एनुअल रेंट 14,000 पर मंथ है तो 14,000 इंटू 12 करके मेरे को साल भर में 1,68,000 का मिलेगा. 1,68,000 का रेंट मिलेगा. वेरी गुड. बट सर क्या एक्चुअली मुझे 1,68,000 मिला है सर? नील, नहीं मिला है सर. क्यों सर? इसमें अनरियलाइज नहीं है बट इसमें थोड़ा सा सिचुएशन बदल गया है. क्या बदल गया है? आपने घर को लेट आउट कब तक रखा? आप लोग, आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23.
जो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। इस पीरियड में आपने 1 अप्रैल में आपका ये फाइनेंशियल पीरियड स्टार्ट हुआ है प्रीवियस ईयर का, जो जो चलता है 31 मार्च तक 2023 तक, लेकिन आपका घर भाड़ा कितना देर तक है? 31 जनवरी तक। इसका मतलब ये है कि 12 महीने की जगह आप 10 महीने ही लेट आउट रखें, बाकी 2 महीना आप इसको ले लिए तो अनरियलाइज तो नहीं बोलेंगे। बाकी लास्ट 2 महीने आप सेल्फ ऑक्युपाइड कर ली तो इसको अनरियलाइज तो नहीं बोल सकते। अगर रेंट, जिसने रेंट लिया माने टेनेंट अगर आपको रेंट का अमाउंट बाकी रखता है तो हम उसको अनरियलाइज बोलेंगे। बट मैंने ही अगर मेरे टेनेंट को बोला कि भाई आप जाओ मैं खुद रहूंगा तो उसको अनरियलाइज तो नहीं बोल सकते। लेकिन सर इसमें आपको एक फर्क पड़ गया, आपको जो एक्चुअल रिसीव हुआ वो 10 मंथ का रिसीव, तो एक्चुअल रिसीव है आपका 1,40,000। आपका एक्चुअल रिसीव है 1,40,000, लेकिन आपका एनुअल है 1,68,000। अभी आपको एक्चुअली स्टेप 1 कैलकुलेशन करने के टाइम पे आपको काम आएगा, स्टेप 1 स्टेप 2, है ना। अब चलो आपको सेम टू सेम कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ना है। एक पर्टिकुलर बना लो, डेटा आउट का बना लो और सेल्फ ऑक्युपाइड का बना लो। तो स्टेप 1 क्या होगा सर? स्टेप 1 कैसे कंपेयर करते हैं? ये सब बहुत बार हुआ है। MBFR टेक दी हायर, इन दोनों में से जो हायर है उसको लो। ऑब्वियसली 2,16,000 इज द हायर, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड जो लोअर है 1,80,000। सो स्टेप 1 इज 1,80,000, है ना। सही तो है नील? नील का ही आवाज आया इसलिए नील को ही पूछ रहे हैं। तो स्टेप 1 1,80,000। थैंक यू। सेल्फ ऑक्युपाइड का सारा चीजें नील होते हैं, सिर्फ एक ही बेनिफिट ले सकते हो अगर कोई इंटरेस्ट का बेनिफिट है तो, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन मजा का बात है कि सर आप यहाँ पर सेल्फ ऑक्युपाइड इसको मानेंगे ही नहीं, हम लोग इसको सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे ही नहीं। ये पूरा सेल्फ ऑक्युपाइड का बेनिफिट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्युपाइड का जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। यही यही मेन पॉइंट है। इसलिए अलग से सेल्फ ऑक्युपाइड कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सेल्फ ऑक्युपाइड का जो इंटरेस्ट पेमेंट का बेनिफिट होता है वो बेनिफिट आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये पहले आपने लेट आउट करके रखा था, बाद में आपने सेल्फ ऑक्युपाइड, तो सिर्फ लेट आउट का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। लेट आउट का जो कैलकुलेशन है वो होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड का कैलकुलेशन नहीं होगा। स्टेप 2 क्या होगा? कंपेयर एक्चुअल विद द स्टेप 1, टेक द हायर। मतलब क्वेश्चन टेक द हायर नहीं, कॉन्सेप्ट है कि क्या एक्चुअल रेट स्टेप 1 से बड़ा हुआ सर? एक्चुअल 1,40,000 है और स्टेप 1 1,80,000 है, तो क्या स्टेप 2 में आएगा ये? ना। क्या क्वेश्चन में वैकेंसी का कोई इंफॉर्मेशन है? ना। तो स्टेप 2 ही आपका जीए, स्टेप 1 ही आपका जीएबी हो जाएगा। आपको पता है कि जो लेटेस्ट होते हैं वही जीएबी होता है, तो स्टेप 1 ही लेटेस्ट है, स्टेप 3 नहीं आएगा, वैकेंसी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और स्टेप 2 नहीं आएगा बिकॉज एक्चुअल 1,40,000 है जो बहुत ही लो है स्टेप 1 से। सो योर जीएबी इज 1,80,000। जीएबी से म्यूनिसिपल टैक्स लेस कर दो जो कि हमारे क्वेश्चंस में है 6,000 का, तो आपका एनएबी आ जाएगा 1,74,000। यहां से स्टैंडर्ड डिडक्शन @30%, ये करोगे तो 52,200 आएगा सर। कैलकुलेट करके चेक कर लो, अगर मेरे से भी गलती हो सकता है। माइनस करना है सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। लोन का जो कैपिटल है उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको माइनस करने का मौका देता है। और मजा का बात है कि लेट आउट के लिए जितना इंटरेस्ट भरोगे साल भर का पूरा मिलेगा, 1,23,000 पूरा अवेलेबल है। कैलकुलेट करके देखो क्या है 1,74,000 माइनस 52,200 माइनस 1,23,000। सर लॉस हो जाएगा, 1,200 का लॉस है, करके देखो।
নীল লস এসছে না প্রফিট এসছে? सर लॉस आएगा, 1200 का लॉस आएगा, लॉस लॉस। सेल्फ ऑक्युपाइड का बेनिफिट नहीं मिलेगा सर, बिकॉज ये घर आपका पहले लेट आउट ही था, आपने लास्ट 2 महीना टेनेंट को हटा के खुद रहना चालू किया। सो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज है, आपको ये बेनिफिट नहीं देने देगा। ये हो गया सर, ये पहला पार्ट हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन का एक दूसरा सिनारियो है, ये था फर्स्ट सिनारियो। सिनारियो 2 क्या है बोलो? Does it make any difference if the property is let out up to January 23? 19,000 पर मंथ करके अगर भाड़ा होता तो क्या कुछ अलग आंसर होता? चलो देख लेते हैं। जस्ट आप इतना लिख दो, सेम क्वेश्चन बट सिनारियो 2 या सिचुएशन 2। जब आपका एनुअल रेंट 19,000 करके होता, लेकिन एक्चुअल तो आपको उतना नहीं मिलेगा, तो 10,000 करके ही मिलेगा, माने 10 महीने का ही मिलेगा। सॉरी, जो एनुअल होता है 2,28,000 करके देख लो, अगर गलत होगा तो बताना, लेकिन एक्चुअल में मिला है 1,90,000। अब कहानी में ट्विस्ट, अब कहानी में ट्विस्ट। अब अगेन पर्टिकुलर बना लो, एक लेट आउट का कॉलम और एक सेल्फ ऑक्युपाइड का कॉलम बना लो। पर्टिकुलर में अगेन स्टेप 1 कैलकुलेट करना है ना? स्टेप 1 क्या होगा सर? वही जो स्टेप 1 पहले हुआ है, MBFR टेक द हायर, है ना? MBFR टेक द हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड। 1,64,000 2,16,000, हायर इज 2,16,000, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड 1,80,000, तो 1,80,000 होना चाहिए स्टेप 1। तो स्टेप 1 हो जाएगा 1,80,000। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर मेरा एक्चुअल रेंट 1,90,000 है, एक्चुअल रेंट 1,90,000 है, स्टेप 1 1,80,000 है, स्टेप 2 आएगा? अरे स्टेप 2 आएगा सर, ये स्टेप 2, ये जो एक्चुअल है ना, ये स्टेप 2 में आ जाएगा। ये सब पहले भी सिखा हुआ है, बहुत बहुत डिटेल्स में बोला हुआ है। स्टेप 2 कब आता है? अगर बाई चांस पुराना क्लास मिस है या फिर प्रॉपरली नहीं किया या भूल गए, प्लीज मस्ट रिवाइज, बहुत अच्छे से बताया गया सब। तो 1,90,000 आएगा, ये 1,90,000 जो है ना, ये आपका एक्चुअल रेंट है। ये एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से बड़ा है तो आपका आएगा। तो जीएबी क्या होगा फिर? सर स्टेप 3 तो नहीं होगा, स्टेप 2 हो जाने से स्टेप 3 का कोई पिक्चर नहीं है। और स्टेप 3 तो सिर्फ तभी आता है जब वैकेंसी वगैरह होता है, वैकेंसी के कारण अगर एक्चुअल कम होता है तभी जीएबी स्टेप 3 आता है। इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप 3। तो जीएबी क्या होगा सर? ऑब्वियसली जो लेटेस्ट है, तो 1,90,000 होगा जीएबी। जीएबी से म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस करना है 6,000, 1,84,000 हो जाएगा आपका एनएवी। यहां से आपको डिडक्ट करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 सबसेक्शन ए के तहत @30%, जो जिसका वैल्यू हो जाएगा सर 55,200। चेक कर लो एक बार। और आपको माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना होगा सर? आपने कितना लोन का अमाउंट चुकाया? 1,23,000। सर इस बार देखो आपका प्रॉफिट होगा 5,800 का, चेक कर लो। प्लस माइनस प्लीज चेक करना। इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी हो गया 5,800। ओके, तो जब रेंट का अमाउंट ज्यादा हो गया आपने प्रॉफिट करी, बट जब रेंट कम था तो आपका लॉस हो गया। तो हम लोग क्या जवाब देंगे इसका? सर इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और भी बोला हुआ था कि मेरा कुछ अदर सोर्स इनकम भी था जिसका वैल्यूएशन था 1,00,000 था ना सर, 1,86,000। अब मुझे नेट इनकम भी पूछा गया था, तो मेरे को दोनों अलग अलग हिस्सों में बताना है सर, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम सिचुएशन 1, जो भी बोलो, सिचुएशन, पार्ट, सिनारियो। सिचुएशन 1 में आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो दोनों दोनों में सेम होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1,86,000 है ना, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट केस में आपका लॉस है 1,200 का, है ना, -1,200। बट सिचुएशन 2 में भी आपका ये 1,86,000 होगा, बट आपका प्रॉफिट है इधर, कितने का प्रॉफिट है? 5,800 का। तो यहाँ पर आपका इनकम हो जाएगा 1,84,800, और यहाँ पर आपका इनकम हो जाएगा 1,91,800। चेक कर लेना, दिस इज द नेट इनकम। डिडक्शंस कुछ है नहीं, तो वो सब इंफॉर्मेशन सर मैं नहीं दे रहा हूँ, मैंने ग्रॉस टोटल इनकम ये है, जीटीआई। ऐसा करना है सर, सेम घर पहले आपका लेट आउट था, बाद में आपने उसको सेल्फ ऑक्युपाइड कर लिया, आपको पूरा घर का थ्रू आउट द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड लेट आउट ही मानना पड़ेगा, सेल्फ ऑक्युपाइड का बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आई होप कि समझ में आ रहा है कि বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না नील? Yes, sir. यस। तो सर मैं आज का क्लास का डिस्कशन यहीं पर रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास और भी वैरायटीज ऑफ टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी का ही अभी बाकी है, सैटरडे में आएंगे सर। सैटरडे वाला क्लास में मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड और भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है? अभी चलेगा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा, बिकॉज ये बहुत सारी चीजों में फोकस करता है, इसका थोड़ा क्वेश्चन में वैरायटी है, जो मैं सैटरडे वाला क्लास में मैक्सिमम वैरायटी कवर कर लूंगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए और भी कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग घर पे बैठे बैठे एक बार प्लीज कवर अप कर लेना, फिर हो जाएगा, फिर हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके नील, थैंक यू, शालिनी थैंक यू। ठीक है, चलो फिर बाय सर। Yes, sir. ओके सर।